हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले मनुष्यों में जो रोग होते हैं या रोग उत्पन्न होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग बच्चों हेडिंग डाल दीजिए, डिजीज कॉज बाई बैक्टीरिया इन ह्यूमन। मनुष्यों में बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक, कौन कौन से रोग यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ बैक्टीरिया द्वारा ह्यूमन को डिफरेंट टाइप से इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि जो बैक्टीरिया हमारा है वो हमें डिफरेंट टाइप से इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे नंबर 1 पहला पॉइंट, फूड एंड वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज ऑफ मैन। ऐसी बीमारियां जो भोजन के द्वारा और वाटर पीने के द्वारा हमको बैक्टीरिया से हो जाती हैं, उसको हमने कैटेगराइज किया कहां पर, फूड एंड वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज। दूसरी कंडीशन यहां पर लिखी है सॉइल बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज ऑफ मैन, यानी कि हमारे अंदर या मनुष्यों के अंदर सॉइल से, मिट्टी से भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ जाता है, किसी भी कारणवश कैसे भी आता है मैं बताऊंगा आप आगे जब इसको पढ़ाना है। तो उसमें देखेंगे कि सॉइल बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज कैसे हो सकता है। जैसे एक बहुत मोस्ट कॉमन है आपका टिटनेस। ठीक है, तो टिटनेस जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न एक डिजीज होती है जो कि लीथल डिजीज है, घातक डिजीज है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। अधिकतर आप देखेंगे कि जो कीलें होती हैं, लाइक वो कील जो जंग जिसमें लगी हो या ऐसा सामान जिसपे जंग लगा हो लोहे का, वो अगर आपकी बॉडी में कट जाता है या आप उसे टकरा जाते हैं या वो आपसे टकरा जाता है किसी कारणवश, तो ब्लड आ जाए, तो ब्लड के कांटेक्ट में आने से या मिट्टी में आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपके ब्लेड लग जाए या किसी भी कारणवश आप कट जाएं और मिट्टी में आप काम कर रहे हैं तो वैसे भी आपकी बॉडी में टिटनेस हो सकता है। तो अगर किसी भी तरीके से मिट्टी के माध्यम से या कैसे भी आप कटते हैं तो उसका टिडबैक जरूर लगवाएं। तीसरा हमारा है एयर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज ऑफ मैन, यानी कि मनुष्यों में एयर के माध्यम से किस तरीके से बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है। और एक फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर है जो कि मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा आपको, ऑफकोर्स नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि कपुलेशन के माध्यम से या दो जो कपल्स हैं उनके बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, अगर उस सेक्सुअल इंटरकोर्स में किसी भी कपल्स को कोई भी बैक्टीरियल डिजीज है तो वो एक पर्सन से उसके पार्टनर में डेफिनेटली क्या होगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी डिजीज को हम कहते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे फूड एंड वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, तो पहला जो बैक्टीरियल डिजीज यहां पर हम डिस्कस करेंगे वो है बॉटुलिज्म। ठीक है, क्या है, बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म क्या है, देखो सबसे पहले तो आप इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ये होता किससे है। तो जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम। क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। एक क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि कैसा है, ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप होता है, ग्राम पॉजिटिव रॉड लाइक बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। और ये बॉडी के किस हिस्से को इन्फेक्ट करता है, तो जो ऑर्गन अफेक्टेड होता है वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि नर्वस सिस्टम में भी दिक्कत करेगा और हमारी मसल्स में भी ये दिक्कत करता है। बॉटुलिज्म कैसे होता है, क्या कारण है, क्या है, देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यह टॉक्सिक फूड से होने वाला सबसे डेडली डिजीज होती है। ठीक है, टॉक्सिक फूड से होने वाला, आप ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं जो कि टॉक्सिक हो चुका है, जहरीला हो चुका है। क्या उसमें जहर मिला है, नहीं, काफी पुराना, काफी समय का रखा हुआ फूड अगर आप खाते हैं, ठीक है, खराब फूड खा लेते हैं, तो हो सकता है कि उसमें जो है ना बॉटुलिज्म का बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम पाया जा रहा है। ठीक है, और ये क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम आपको इन्फेक्ट कर सकता है, जो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। दूसरी बात, यह बैक्टीरिया फिश, बर्ड्स, काउ, हॉर्स, ह्यूमन, ठीक है, कि इंटेस्टाइन में स्पोर्स बनाकर रहता है। ठीक है, स्पोर्स के रूप में रहता है। ये जो बैक्टीरिया होता है, ये फिशेस की हम बात करें, बर्ड्स की बात करें, गाय की बात करें, हॉर्स की बात करें और हम अपनी बात करें, तो हमारे सब में और अदर एनिमल्स में ये क्या है, इंटेस्टाइन के अंदर, कहां पर बेटा, इंटेस्टाइन के अंदर स्पोर्स के फॉर्म में रहता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, यह स्पोर्स सीवेज व फर्टिलाइजर खाद, सीवेज व फर्टिलाइजर खाद द्वारा सॉइल में पहुंचते हैं और क्रॉप्स कटने पर खाद्य पदार्थों से चिपक जाते हैं। ठीक है,
या बैक्टीरियल स्पोर्स एक्सोटॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, एक्सोटॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, सेक्रीट करते हैं। मतलब एक्सोटॉक्सिन सेक्रेट करने मतलब एक्सोटॉक्सिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि फूड को जहरीला बनाने का काम करता है, ठीक है, जो कि डिजीज का मेन कॉज होता है। तो एक्सोटॉक्सिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे ही बोtulism कॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है एक्सोटॉक्सिन एक हाई मस्कुलर वेट, सॉरी एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला प्रोटीन होता है। एक्सोटॉक्सिन क्या है बच्चा? एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला प्रोटीन होता है जो कि इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन एंजाइम से एक्टिव होकर ब्लड में चला जाता है। और ये क्या करता है, जब हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इंटेस्टाइन में ये कहां पहुंचेगा, इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और वहां पर एंजाइम पाया जा रहा है, क्या नाम है इसका? ट्रिप्सिन एंजाइम। और ट्रिप्सिन एंजाइम के साथ में ये एक्टिव होकर के, ट्रिप्सिन एंजाइम के साथ में क्या होकर के बेटा, एक्टिव होकर के ये ब्लड में चला जाता है, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम के साथ में एक्टिव होकर के कहां चला जाता है बेटा? ब्लड में चला जाता है, पहली बात। नेक्स्ट वन देखिए, लिखा हुआ है कुछ ही समय बाद, कुछ ही समय बाद अब इन्फेक्टेड पर्सन में पैरालिसिस के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अब कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर ये बोटुलिज्म नामक बैक्टीरिया पहुंचा है, ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, उस पर्सन को, उस पेशेंट को क्या करने का काम करेगा? पैरालाइज करने का काम करता है। जैसे नंबर 1, आंखों के आगे धुंधलापन छा जाना। क्या होगा इसमें? आंखों के आगे जो होगा वो धुंधला धुंधलापन लगने लगता है। जबान लड़खड़ाने लगती है, लड़खड़ाने लगती है। जबान कैसी हो जाती बेटा? लड़खड़ाने लगती है, याद रखना, जबान लड़खड़ाने लगती है। और भोजन को निगलते या निगलने में तकलीफ होती है। जब आप फूड को, आप नहीं मतलब कोई भी पेशेंट जिसको बोटुलिज्म, जिसने इस तरीके का फूड खाया होगा, उसको दिक्कत होगी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण प्रकट होने लगेंगे वो बता रहे हैं कि जब दिक्कत आएगी तो आंखों के आगे धुंधलापन छा जाएगा, जबान लड़खड़ाने लगती है, भोजन को निगलते समय काफी तकलीफ होती है। और ऐसा नहीं है, अपने आप में मत समझना कि आपको कॉमन कोल्ड हुआ है, आप खाना खा रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा थोड़ी ना है। ये कॉज होता है डिफरेंट टाइप की। अब आप, जाहिर सी बात है, कॉमन कोल्ड हुआ है, तब आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो आपके गले में दिक्कत होने लगती है, तो वो चीज नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें सिमिलर होती हैं। सांस लेने में बाधा उत्पन्न होती है। सांस लेने में क्या होगी बेटा? बाधा भी उत्पन्न होने लगती है, और ये कॉमन कोल्ड में भी होता है ऐसा, तो घबराएं नहीं। नेक्स्ट वन देखिए, लिखा हुआ है हाथों व पैरों का कम्युनिकेशन नष्ट हो जाता है। अगर इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिले, हाथ और पैरों का कम्युनिकेशन जो है वो नष्ट हो जाता है, तथा इसी कारण इसे फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं। और इसी कारण इसे क्या कहते हैं बेटा? फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, लिखा हुआ है इस रोग के कारण नर्व्स व मसल्स के साइनेप्टिक जंक्शंस पर ऑक्सीजन के कारण एसिटिल कोलिन, ठीक है, एसिटिल कोलिन एक सेक्रेशन, एक सब्सटेंस है जो कि सेक्रीट होता है, या एसिटिल कोलिन का जो सेक्रेशन यहां पर होता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो इस रोग के कारण नर्व्स व मसल्स के बीच में जो साइनेप्टिक जंक्शन है, जहां से मसल्स में यदि मान लो कोई चीज यहां पर, जैसे मान लो आपके पिन चुभी, तो वो पिन का जो स्टिमुलस है वो हमारी नर्व्स इंपल्स के थ्रू उसको ब्रेन तक पहुंचाया जाता है कि अंगूठे में चोट लगी, अंगूठे में पिन चुभोई गई है, ठीक है। और ये काफी तेजी से होता है। तो मसल के बीच में और नर्व्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जिस कारण ये बचा सकता है या बता सकता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो एसिटिल कोलिन का सेक्रेशन रुक जाता है, ठीक है, जिस कारण क्या होगा? नर्व्स और मसल्स से कंट्रोल खत्म हो जाता है, राइट। तथा अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। अंत में क्या होता है? रोगी की डेथ ही हो जाती है। तो पैरालिसिस का बोटुलिज्म एक मेन कारण है। तो आप जो भी खाएं फ्रेश खाएं, है ना, यही कोशिश करें। अब इसके बाद में देखो सेकंड जो हमारा यहाँ पर डिजीज है, ठीक है, सेकंड जो डिजीज है इसका नाम है, इसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियल फूड पॉइजनिंग। ये भी फूड पॉइजनिंग ही है, लेकिन ये उससे ज्यादा कम घातक है। क्लॉस्ट्रिडियम फूड पॉइजनिंग। पॉजिटिव एजेंट कौन सा है बेटा? क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस,
क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस नामक बैक्टीरिया क्या करता है, क्लॉस्ट्रीडियम फूड पॉइजनिंग को कॉज करता है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ एजेंट की बात करें तो ये कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है और रॉड लाइक बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप भी आप कह सकते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एंड रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। अच्छा, कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है, तो इंटेस्टाइन होता है। इंटेस्टाइन, बॉटुलिज्म में इंटेस्टाइन नहीं था, न्यूरोमस्कुलर था, है ना, नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच के कम्युनिकेशन खराब कर देता है। यहाँ पर क्लॉस्ट्रीडियल जो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस है, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस जो नामक बैक्टीरिया है, ये फूड में पॉइजन को प्रोड्यूस कर देता है। ये इंटेस्टाइन से इफेक्टेड होती है, बाकी बॉडी को बहुत ज्यादा हानि नहीं होती है। ठीक है, यह डिजीज टॉक्सिक फूड को खाने से होती है, ये भी टॉक्सिक फूड से खाने से होती है। यह रोग क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है या होता है। इसके लक्षण एक टॉक्सिन के कारण विकसित होते हैं, जिसके फलस्वरूप स्मॉल इंटेस्टाइन के पोस्टीरियर पार्ट से पानी का अत्यधिक स्राव होता है। ठीक है, जिससे पतले दस्त शुरू हो जाते हैं, पानी का अत्यधिक स्राव शुरू होगा और पतले क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, दस्त होना स्टार्ट हो जाएगा। फूड पॉइजनिंग के द्वारा पेट दर्द होने लगता है लेकिन फीवर नहीं आता। इस बात को याद रखना, फूड पॉइजनिंग के द्वारा पेट में तो दर्द होगा लेकिन फीवर नहीं आता है। राइट, फीवर नहीं आता है। नेक्स्ट, इसके संक्रमण से रोगी की मृत्यु नहीं होती, इसके संक्रमण से रोगी की मृत्यु बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन बॉटुलिज्म के इन्फेक्शन से बिल्कुल होती है। इस रोग में एंटीटॉक्सिन व पेनिसिलिन, ठीक है, एंटीटॉक्सिन व पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का यूजफुल या मेडिसिन का यूज होता है और इससे आराम मिलती है। ठीक है, इससे आराम मिलती है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा नेक्स्ट जो यहां पर था फूड पॉइजनिंग, उसको देख लिया, क्लॉस्ट्रीडियम फूड पॉइजनिंग देख लिया। अब थर्ड हमारी जो यहां पर डिजीज होगी वो है टाइफाइड फीवर, जिसको हम लोग मियादी बुखार कहते हैं। और मियादी बुखार भी बेटा किसके कारण होता है, मियादी बुखार भी हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, कैसा होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब देखो ये कैसे होगा, पॉजिटिव एजेंट यहां पर क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एजेंट कैसा है, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप है, याद रखना ग्राम निगेटिव एंड रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। ऑर्गन अफेक्टेड, कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होंगे, तो इंटेस्टाइन तो कॉमन है, लेकिन रोग बढ़ने पर ये ब्लड में जाता है और गॉल ब्लैडर को भी क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो ब्लड को भी इन्फेक्ट करेगा, गॉल ब्लैडर को मतलब हमारे पित्त को भी इन्फेक्ट करेगा और इंटेस्टाइन को तो ये खतरे में डाल ही रहा है। ठीक, देखिए लिखा हुआ है टाइफाइड फीवर, ठीक, काफी डेंजरस है। टाइफाइड फीवर रॉड शेप ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। पहली बात, साल्मोनेला टाइफी एनवायरमेंटल कंडीशन के प्रति काफी रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है या एनवायरमेंट कंडीशन के प्रति काफी रेजिस्टेंस होता है, यानी कि अगर धूप भी पड़ रही है बहुत ज्यादा तो भी दिक्कत नहीं है ना, गर्मी आ रही, ठंड पड़ रही है तो भी दिक्कत नहीं, बरसात हो रही तो भी दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस होता है उसके प्रति, अपने आप को ढाल लेता है। और पानी व भोजन पर काफी समय तक जीवित रहता है। ऐसा पानी जिसमें ये पाया जा रहा है तो काफी समय तक ये उस पर रह सकता है। टाइफाइड फीवर मुख्यतः ह्यूमन में ही होता है, इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों की। टाइफाइड जो फीवर होता है ये मेनली एंड मेनली मनुष्य में ही होता है तथा यह रोग से ठीक हुए व्यक्ति में लंबे समय तक रह सकता है। अब जैसे मान लो कोई पेशेंट था जिसको टाइफाइड फीवर हुआ था, वो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी टाइफाइड फीवर जो हो रहा है, टाइफाइड जिसके कारण हो रहा है, साल्मोनेला टाइफी के जो बैक्टीरिया है वो इसके अंदर काफी लंबे समय तक रह सकते हैं और रोगी के मल के साथ यह बाहर निकलता है। अब जाहिर सी बात है कि जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है उसके थ्रू ही ये हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो भोजन को सोच समझ के और साफ सुथरा खाएं। ठीक, इस तथ्य को सन 1906 में टाइफाइड मैरी ने बताया था। ठीक है, टाइफाइड मेरी ने बताया था, इनका जो नाम था वो टाइफाइड मेरी था, इसी वजह से इसका टाइफाइड फीवर नाम पड़ गया। यह रोग सीवेज लाइन के फटने या अन्य किसी कारणवश पीने के पानी में सीवेज के मिलने पर तेजी से फैलता है एवं फ्लाई भी इस रोग के बैक्टीरिया को सीवेज से ग्रहण करके भोजन व जल में पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि फैलता कैसे है। तो जो सीवेज पाइपलाइन, जो पाइपलाइन हमारे घर से जो मल मूत्र को बाहर निकालने के लिए पाइप पड़ा है उससे, और वो पाइपलाइन एक मोटी सी
सीवेज के थ्रू, है ना, उस पाइपलाइन के थ्रू उसको भेजा जाता है बड़े बड़े तालाबों और बड़ी बड़ी नदियों में, है ना, छोड़ दिया जाता है उसको। और वो ठहरा पानी नहीं बल्कि चलता फिरता पानी होता है, इसलिए वहां पर, अच्छा उसमें क्यों छोड़ा जाता है? उसमें इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि उसके अंदर पाए जाते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। जैसे हम माँ गंगा की बात करें तो बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि इस तरीके की स्थिति वहां पर है कि जो हमारी नदी है बड़ी बड़ी, या जो गंगा माँ निकली हुई है पास से, तो उसमें पूरे शहर की गंदगी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और वो इतनी उदार है, वो माँ है तो इसलिए इतनी उदार है कि उसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जा रहा है, तो उस बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण जितने भी बैक्टीरिया उसके अंदर पहुंचे हैं, ठीक है, उन सबको वो बैक्टीरियोफेज वायरस मार देते हैं, जिसी कारण माँ गंगा में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, याद रखना, ठीक है, कभी भी उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। कारण क्या है? यही है, क्योंकि बैक्टीरिया को मार दिया जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा, ठीक है। तो सीवेज लाइन के फटने से, या मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि किसी ठेले, कभी नाली के किनारे कोई ठेला लगा हुआ है, आसपास पीछे जंगल है जहां पर खुले में शौच करने जाते हैं लोग, वहां पर कोई मक्खी दौड़ती दौड़ती उड़ते उड़ते पहुंची, उसके स्टूल पे बैठी होगी, फिर वहां से स्टूल से उड़ते उड़ते आई, जो आप चाट खाने जा रहे हैं उसके ऊपर आकर के बैठ गई। चाट तो ठंडी होती है ना, वो चाट ठंडा होता है मटर, उस पर आके बैठ गई। भाई साहब ने क्या किया, गर्म पानी गुनगुना डाला चाट में, बेहतरीन ऐसे उसको करी, उठा के मिला, नमक मिर्चा दे दिया तुम्हें। अब वो जो मक्खी, ये वो जो फ्लाई थी, वो जो स्टूल के ऊपर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा जो एक्सक्रीट किया गया था बाहर, है ना, खुले में जो सोच करके आया था, उसको मान लो टाइफाइड फीवर था, और वो टाइफाइड वाला जो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी है, ये उसके स्टूल में होगा। उस स्टूल पे जाकर के कौन बैठी है? महारानी साहिबा, जिसको फ्लाई कहते हैं, बैठी हैं, और वहां पर वो खाती पीती हैं, और उसके बाद फिर वो उनका मन नहीं भरता तो वहां से उठती है, तो कहते हैं नमक मिर्चा खा लें, तो फिर आती है वो चाट की दुकान पे। और चाट वाले, क्योंकि बाहर तो टिक्की खुले में होती है ना, टिक्की मटर ये सब खुले में है, और जब वो जाकर के वहां पर बैठेगी तो उसके जो लेग्स हैं उसमें जो चिपक करके वो टाइफी आए हैं, साल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया आए हैं, वो बैक्टीरिया वहां छूट जाएंगे, और उस बैक्टीरिया, वो जो बैक्टीरिया है वहीं से खान पान के माध्यम से आपके अंदर आ सकते हैं। कभी ऐसी जगह खाएं जहां पर साफ सुथरा हो और मक्खियां कम हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है एसिडिक रेजिस्टेंस होने के कारण, इनका बॉडी जो है या जो बैक्टीरिया है, इनका एसिडिक रेजिस्टेंस होने के कारण या स्टमक से होकर इंटेस्टाइन में पहुंचता है और तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि करता है। तो एसिडिक रेजिस्टेंस है, इसमें एसिडिक पीएच का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, है ना, एसिड का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में आसानी से पहुंच जाता है, और वहां पर बेसिक नेचर में ये अपने चारों तरफ से खोल हटाएगा और क्या करना शुरू कर देता है? मल्टीप्लीकेशन शुरू कर देता है। यह बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में अल्सर बनाता है, अल्सर कहने मतलब छोटे छोटे घाव बनाता है, ठीक है, तथा कब्ज रहने लगता है, जिस कारण रोगी के मल से ब्लड भी आने लगता है ना। अमेबिक डिसेंट्री अलग है, वो प्रोटोजोन के, देखो यहाँ पर बैक्टीरिया के कारण भी हो रहा है, कुछ प्रोटोजोन्स के कारण भी होता है, जैसे अमीबियासिस कहते हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसका मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के, कोलन वाले भाग में जाकर के वहां पर क्या करेगा, उसको लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से कोलन वाले भाग लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के उसको अल्सर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये एंटीमीबा हिस्टोलिटिका वहां से जो अल्सर बनाएंगे, उन्हीं अल्सर से वो जो डैमेज करते हैं इंटेस्टाइन की सेल को, ठीक है, वॉल को, उसी से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। आगे पढ़ाऊंगा, है ना, अमीबिक डिसेंट्री किस तरीके से होती है। उसके बाद बैक्टीरिया में भी ऐसा है ना, साल्मोनेला टाइफी भी यही कर रहा है। इसके कारण रोगी को धीरे धीरे फीवर बढ़ता है तथा त्वचा पर चमकीले व लाल रंग के धब्बे प्रकट हो जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो समझ लीजिएगा वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। पहले इस रोग का ट्रीटमेंट क्लोरमफेनिकॉल से किया जाता था, लेकिन अब इसके लिए एमॉक्सिसिलिन आदि मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्लोरमफेनिकॉल का पहले हम यूज करते थे, लेकिन आज की डेट में हमने हाई एंटीबॉडी बायोटिक को प्रोड्यूस कर लिया है, जिसका नाम है एमॉक्सिसिलिन, है ना, इसका यूज करते हैं, क्योंकि इस बैक्टीरिया ने अपने रेजिस्टेंस को डेवलप कर लिया है, जिस पर क्लोरमफेनिकॉल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो क्लोरमफेनिकॉल का अब इस बैक्टीरिया कौन सा है आपका, साल्मोनेला टाइफी, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब ये दिक्कत कर जाता है, इसीलिए अब हमने क्या किया, इसके खिलाफ दूसरी मेडिसिन तैयार कर ली, एमॉक्सिसिलिन। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में एमॉक्सिसिलिन के लिए भी ये अपना रेजिस्टेंस तैयार कर ले, तो फिर हमें नई मेडिसिन खोजनी पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है यह बैक्टीरिया
मुख्यतः गॉल ब्लैडर में रहता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का गॉल ब्लैडर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। गॉल ब्लैडर पर एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एवं कभी कभी इसके लिए गॉल ब्लैडर को हटाना जरूरी हो जाता है। तो अगर किसी को टाइफाइड फीवर हुआ है और वो ठीक नहीं हो रहा है, किसी कारणवश ठीक नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या किया जाता है, डॉक्टर उसके गॉल ब्लैडर को निकाल देता है, कहता है ऐसा है गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा, तभी इस रोग से आप जो है ना ठीक हो पाएंगे। तो काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि गॉल ब्लैडर क्यों निकालना, भाई पथरी तो है नहीं, लेकिन कभी कभी किसी किसी केसेस में इसको निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा जागरूक बने। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, इस बैक्टीरिया पर पैनक्रियाटिक जूस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि यह अन्य बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है। तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो अदर बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देता है, लेकिन इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। तो काफी डेंजरस है साल्मोनेला टाइफी, और बहुत सोच समझ के फूड को ग्रहण करें बाहर। अगर बाहर खा भी रहे हैं तो गर्म फूड को खाएं अधिकतर, है ना। जो टिक्की विक्की खा रहे हैं तो उसमें जो मटर पड़ रही है वो गर्म ही होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर एक शाहजहाँपुर में है एक घटिया चाट करके, उसका नाम ही घटिया चाट है। तो वो मटर को भूंज लेते हैं बहुत बढ़िया करके, वो तली हुई मटर डालते हैं टिक्की में, तो वो कहीं ना कहीं ठीक है, उसको आप खा सकते हैं, क्योंकि वो टिक्की भी गर्म हो रही होती है, उसमें मक्खी जाने का कोई सवाल नहीं है, और मटर भी उन्होंने भूंज के रखी हुई होती है, उस पर भी कोई जाने का सवाल नहीं है। अब किस्मत ही खराब है, तो हो सकता है कि वो चटनी बटनी डाल लें तो उससे आपको पहुंच जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चलो नेक्स्ट डिजीज हमारी कौन सी है, कॉलरा। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, हैजा, है ना। तो ये क्या है, ये भी एक डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। देखो लिखा हुआ है, हैजा होने पर उल्टी व पानी की तरह दस्त होने लगते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है तथा आंतों में ऐंठन होने लगती है। तो हैजा होने का जो मेन कारण हैजा होता है ना, किसी पर्सन को हैजा हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, तो बहुत ज्यादा वॉमिट होती है उसको, बहुत ज्यादा पानी बॉडी के बाहर निकल जाता है, दस्त आने लगते हैं। पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, विब्रियो कॉलरी। इसका नाम क्या है, विब्रियो कॉलरी, याद रखना। कॉलरी क्यों कह रहे हैं, इसके कारण ही कॉलरा प्रोड्यूस होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एजेंट की हम बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, और ये मेनली किसको इफेक्ट करता है बेटा, ये मेनली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक, देखो नए पॉइंट से लिखा हुआ है, कॉलरा होने के कुछ समय बाद आंखें गड्ढों में धंस जाती है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा निकल जाता है, स्किन ड्राई पड़ जाती है, स्किन सूख जाती है तथा रोगी को ठंड लगती है। दूसरी बात, कुछ समय के बाद रोगी के हाथ पैरों में ऐंठन होने लगती है, रोगी को तेज प्यास लगती है, किंतु वह बॉडी में पानी को रोक नहीं पाता। अगर आप पानी पीते हैं तो वॉमिट हो जाएगी या डिसेंट्री हो जाएगी, या पानी स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, रुधिर गाढ़ा हो जाता है तथा यूरिन का बनना बंद या रुक जाता है, यूरिन बनना रुक जाता है। यूरिन ना बनने के कारण मेटाबॉलिक सब्सटेंस टिश्यू में स्टोर्ड होने लगते हैं, जिससे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और कमजोरी आ जाती है। ठीक है, ब्लड गाढ़ा हो जाने के कारण इसका सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, ठीक है, तथा ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है, वह कुछ समय बाद रोगी बेहोश हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर कॉलरा का ठीक रूप से उपचार नहीं करते हैं तो डेफिनेटली डेथ होना पक्का है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, कॉलरा रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी के कारण होता है। सन 1883 में रॉबर्ट कोच ने इसका कल्चर मीडियम तैयार किया था। तो याद रखिएगा, कॉलरा जो विब्रियो कॉलरी है, इसका जो कल्चर मीडियम है वो रॉबर्ट कोच ने 1883 में तैयार किया था, जिसके कारण इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इस रोग का सबसे अच्छा उपाय बॉडी में वाटर बैलेंस बनाए रखना होता है। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए टेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शन को दिया जाता है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शन को दिए जाते हैं। अगर मान लो किसी को कॉलरा हो जाता है तो उसको टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग किससे होता है, पॉजिटिव एजेंट हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। डिस्क्रिप्शन ऑफ एजेंट ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, और किसे डैमेज करता है, इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। ये भी एक फूड पॉइजनिंग का ही कॉज बनता है, लेकिन ये कौन सा स्ट्रेप्टोकोकल है, स्टेफाइलोकोकल है। फिर उसके बाद में देखिए साल्मोनेलोसिस। साल्मोनेलोसिस एक डिजीज है जिसका पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला सेरोटाइपिस। साल्मोनेला टाइफी क्या करता है, ये टाइफाइड को जो है ना, टाइफाइड फीवर को प्रोड्यूस करता है साल्मोनेला टाइफी। लेकिन साल्मोनेला सेरोटाइपस क्या करता है,
ये इंटेस्टाइन में इफेक्ट करता है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राम निगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। ये कैसा होता है? रॉड शेप और ग्राम निगेटिव होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो इस तरीके से बेटा हमने यहाँ पर इस लेक्चर में अभी तक क्या देख लिया कि डिजीज कॉज बाई बैक्टीरियल इन ह्यूमन में फूड एंड वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज इन मैन को समझ लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर टॉपिक है, या जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, सॉरी, वो कौन सी है? उसमें हम देखेंगे सॉइल बॉर्न। सॉइल बॉर्न मतलब भूमि में या मिट्टी में बैक्टीरियल डिजीज कैसे होता है, बैक्टीरियल डिजीज ऑफ मैन, मैन में मिट्टी से किस तरीके से बैक्टीरिया आता है। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा मेन है वो है टिटनेस, ठीक है। इसको हम लोग लॉक जॉ भी कहते हैं, और इसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा बेटा, याद रखना। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, तो आप लोग कृपया करके इसको अच्छे से समझ लें। अब देखो लिखा हुआ है कॉजेटिव एजेंट हमारा क्या है, तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एजेंट क्या है? ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग एनारोबिक रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग, ग्राम पॉजिटिव होता है और ये स्पोर को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, और एन एरोबिक रेस्पिरेशन को शो करता है। और ये कैसा होता है? रॉड शेप्ड होता है। कैसा होता है बेटा? रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? तो नर्व्स होती हैं और साइनेप्स। नर्व्स और साइनेप्स दोनों, यानी कि मसल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है और जो नर्वस सिस्टम के बीच में, न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन है, वो सब खत्म कर देता है। टिटनेस काफी खतरनाक है। देखिए लिखा हुआ, यह रोग क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी नामक बैक्टीरिया से होता है, पहली बात। दूसरी बात, यह बैक्टीरिया एयर वाटर एनिमल्स की एलिमेंट्री कैनाल तथा एनिमल्स की डंग वाली सॉइल में रहते हैं। ये मिलेंगे कहाँ? तो ये एयर में आपको मिलेगा, वाटर में मिलेगा, ठीक है, और एनिमल्स की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें मिलेगा, एनिमल्स की एलिमेंट्री कैनाल मिलेगा, तथा एनिमल्स की डंग, डंग मतलब जो उसका स्वैज है, जो स्टूल है, गोबर, डंग मतलब गोबर वाली सॉइल, ऐसी खाद, ऐसी सॉइल जहां पर खाद होती है, तो वहां पर ये आपको बेसिक नॉर्मल रूप से मिल सकता है। तो ऐसी जगहों से अगर आप खाद ले रहे हैं तो ध्यान दें कि आप कहीं पर कटे ना, ठीक है, आपकी चोट ना लगे। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, यह बैक्टीरिया थोड़ी सी संख्या में किसी जख्म के द्वारा शरीर में इंटर करते हैं तथा एक टॉक्सिक को प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपकी बॉडी में जख्म भी है तब भी आप ऐसी एरिया से दूर रहें, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके द्वारा सेक्रीट टॉक्सिक के प्रभाव से मसल्स कंट्रोल होना स्टार्ट कर देती हैं, सॉरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, कंट्रोल नहीं सॉरी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए जब ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है, तो इसके द्वारा एक टॉक्सिक सब्सटेंस सेक्रेट किया जाएगा जो कि क्या करेगा? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट कर देता है तथा ऑल बॉडी अकड़ जाती, पूरी बॉडी जब कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? अकड़न सी महसूस होगी, और कुछ समय बाद रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस बैक्टीरिया के स्पोर्स एनिमल व ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहते हैं, लेकिन यह इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं करते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन में तो रहते हैं, लेकिन हमारे इंटेस्टाइन को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं देते हैं। बस ये क्या करते हैं? अपने टॉक्सिक सब्सटेंस को सेक्रेट करते हैं, जो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में ट्रांसमिट कर दिया जाता है और मसल्स में पहुंचाया जाता है और दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट वन देखिए लिखा हुआ, यह स्पोर्स डंग या वेस्ट मटेरियल के साथ बॉडी के बाहर निकलकर सॉइल में मिल जाते हैं और जख्म के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार जंग लगी कीलों में ये जंग के साथ चिपके रहते हैं और कील चुभने पर या बॉडी में एंटर कर जाते हैं, किसी भी कारण से आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ, टिटनेस के कैरेक्टर इन्फेक्शन होने के बाद शीघ्र ही विकसित हो जाते हैं। जो कि टिटनेस का जो कैरेक्टर है, इन्फेक्शन होने के बाद बहुत जल्दी से क्या होते हैं? डेवलप हो जाते हैं। इसके बॉडी में एंटर करने के कुछ ही घंटों के अंदर यह अपने स्पोर से बाहर आ जाता है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करके टेटनो स्पाज्मिन, याद रखना, टिटनोस्पाज्मिन व अदर टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या कर रहा है? मल्टीप्लिकेशन करके टिटनोस्पाज्मिन और अन्य टॉक्सिन सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है। देखिए लिखा हुआ है, टिटनोस्पाज्मिन टॉक्सिक जो सब्सटेंस होता है ये ब्लड के साथ बॉडी में फैल जाता है तथा नर्व्स फाइबर में एक्सॉन के साथ नर्व्स के एंड्स पर, है ना, नर्व्स जो हैं उनके एंड पर पहुंचकर साइनेप्स के समय
एसिटिल कोलिन के सेक्रेशन में बाधा डालता है। ठीक है, शीघ्र ही कमर मुड़कर कमान की भांति, है ना, बाऊ के समान मुड़ जाती है, मुड़कर कमान की भांति मुड़ जाती है तथा जबड़े जम जाते हैं। इसीलिए इस रोग को लॉक जॉ भी कहते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा कि टिटनेस जिन बंदों को होती है उनमें लॉक जम जाता है, यानी जबड़े जो होती हैं हमारे पास में, जो मसल्स पाई जा रही हैं यहाँ पर, इन मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, ऐंठन आ जाएगी, जिससे जबड़े खुल नहीं पाएंगे और ये एकदम जाम हो जाएगा। आप खोलने का प्रयास करोगे मेंटली, बट ये खुलते नहीं हैं और ऐसी कंडीशन काफ़ी डेंजरस होती है। तो इसलिए कभी भी चोट लग जाए, लोहे की टीन लग जाए, लोहे की कील लग जाए, या खरोंच लग जाए, या चूहा काट ले, कोई भी किसी भी कारणवश अगर आपको चोट लगती है और मिट्टी के कांटेक्ट में आप आते हैं तो टिड बैग जरूर लगवाएं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है टिटनिस के स्पोर्स सालों तक सॉइल में पड़े रहते हैं। कानों को छेदने तथा नवजात शिशु की गर्भ नाल पर मिट्टी को बांधने के कारण यह रोग भारत में बड़े स्तर पर पाया जाता है। आज भी हमारे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहां पर जागरूकता कम आज भी है, वैसे तो बहुत ज्यादा जागरूक हो चुका है आज के डेट में हमारा देश, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर जागरूकता होने के बावजूद भी वो जागरूक नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि जो मिट्टी होती, पिडोल की जो मिट्टी होती, पिडोल, उस पिडोल को ला करके बच्चा जब जन्मा होता है तो उसकी नार को काट देते हैं। उसकी नार जब काटते हैं तो धागे तो बांध ही देते हैं, लेकिन फिर भी उस पर मिट्टी लगा देते हैं। ठीक है, मिट्टी लगा के बांध देते हैं, कहते हैं जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, तो उससे टिटनेस का इन्फेक्शन बच्चे को होना बहुत बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और जो कान छेदने वाले आते हैं ना, कान छेदवा लो, नाक छेदवा लो, तो इनके पास में भी जो छेदने वाली मशीन होती है ना, या जो छेदने वाली सुई होती है, वो कहीं भी ये रख देते हैं। और रखने के कारण हो सकता है कि वो, मान लो अभी किसी की कान छेद के आया, उसने वहीं पर रख दिया था जमीन में, उठाया उसने, ऐसे पोंछ लिया, लेके चला, तुम्हारा छेद दिया, तो हो सकता है तुम्हें भी टिटनेस हो जाए। तो ना हो, या अगर ऐसा करवाते हैं तो प्रोफेशनल जगह पर जाकर, मतलब डॉक्टर से ही कान छिदवाएं। अगर वहां नहीं छिदवा रहे, उसी से छिदवा रहे, तो टिडबैक जरूर लगवाएं। अब ट्रीटमेंट देखो क्या है। टिटनेस से बचने के लिए टॉक्साइड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 10 साल बाद इसके बूस्टर इंजेक्शन लगाने का प्रावधान रखा गया है। हर 10 साल बाद, आप 10 साल के हो जाएं, आप मान के चलो आप 10 साल के हो गए, इस बीच अगर मान लो आपके चोट वोट लग जाती है, लोहा वोहा लग जाता है, तो आप टिटनेस वाला इंजेक्शन लगवा लें। लेकिन फिर भी अगर नहीं लगवाए तो 10 साल में इसका बूस्टर इंजेक्शन आता है, उसको जरूर लगवाना चाहिए। ठीक है, इसके संक्रमण की दशा में टॉक्सिक के इफेक्ट को खत्म करने के लिए पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। पेनिसिलिन जो यहाँ पर एंटीबायोटिक है, उसके इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं इसकी टॉक्सिक के इफेक्ट को खत्म करने के लिए। तो काफ़ी हेल्प मिलती है हमें यहाँ पर इसको समझने के लिए। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर इतना ही कवर करेंगे कि जो हमारी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस हैं, जिसमें सॉइल बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, सॉइल बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज, और फूड एंड वाटर बॉर्न, भोजन और पानी से जन्मी बैक्टीरियल डिजीज जो होती हैं मनुष्यों में, वो किस तरीके की, उसको समझ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पर एयर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज, और जो एक एसटीडी है हमारा, साइड से शॉर्ट नोट आता है इस पर, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इसको कहते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरीके से आप लोग बच्चा पढ़ते रहिए, है ना, अपने दोस्तों को बताइए कि क्लासेस रनिंग में है, सारी क्लासेस आपकी कराई जाएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।